स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा इकोनॉमिक स्कार्सिटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन सेकंड चैप्टर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी ने भी अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं वीडियो सुना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके वो पहले सुन सकता है, देन स्विच इट ओवर टू द सेकंड चैप्टर। नाउ इसमें हम पहले पढ़ेंगे, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको मैंने शॉर्ट में बताया था। अब इस चैप्टर में हम लोग उसको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये जानना है कि वाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइज। सेंट्रल प्रॉब्लम जो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो किस लिए क्या होती हैं। तो अब आज हमको ये देखना है कि वाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइज, क्यों होती हैं। तो एज रिसोर्सेज एज कार्स, हमको जैसे ही पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज साधन हमारे पास दुर्लभ हैं, कार्स है, कम है, तो इसलिए एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हर इकोनॉमी को चॉइस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्जांपल, अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, अगर उस शॉपकीपर के पास वैरायटीज कम है हमको दिखाने के लिए, तो हमको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है कि इसमें से हम कौन सा चूज करें, कौन सा हमको, काफ़ी हमें प्रॉब्लम आती है डिस्कशन चॉइस करने की आती है। तो इन अदर वर्ड सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमको ये सोचना पड़ता है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सोसाइटी को हमको ये सोचना पड़ता है कि उस रिसोर्सेज को, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उनको बांटा जाए, कैसे एलोकेट किया जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स हमारी आती है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। प्रोड्यूसर को ये चाहिए कि वो पहले क्या प्रोड्यूस करे, ऐसी कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करे जो हमको वो प्रदान कर सके और कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ को बनाए। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी क्या चीज़ वो पहले प्रोडक्ट को क्या चॉइस बनाए। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे वो किस चीज़ को यूज़ करके प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या बनाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज द लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, वो किसके लिए वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है। हम पहले पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कैसे कैसे रिसोर्स को बांटना है, किस तरीके से कहाँ बांटना है, कितना यूज़ करना है, ऐसे। तो रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स, पहले प्रोड्यूसर को गुड्स को सिलेक्ट करना है कि कौन सा गुड उसको सिलेक्ट करना है जिस टाइम पे वो बना सके। एज ऑल गुड्स कांट बी प्रोड्यूस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमको पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लिमिटेड है, तो प्रोड्यूसर को इतना मतलब माइंड में रखना होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कम हैं, तो ऐसे गुड्स कौन से हैं जो मैं उसी टाइम पे बना सकता हूँ। सिलेक्शन वो उसी टाइप से करेगा कि उसको ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, वो देखता है कि डिसीजन लेता है कि हमको क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है अभी और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है। ऐसे कौन सी चीज़ है जिसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत है, विच बॉन्ड्स आर अर्जेंट एंड विच बॉन्ड्स कैन वेट, हैज़ टू बी डिसाइडेड। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाद में भी बन सकती है, अभी वो वेट कर सकती है। एग्जाम्पल बताते हैं अभी देर में। नेक्स्ट इसके अंदर 2 फोल्ड डिसीजंस आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे 2 डिसीजंस आते हैं। विच गुड्स कैन बी एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी गुड्स और सर्विसेज अभी बनाने चाहिए या बाद में बनाने चाहिए। और क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमको ये देखना है कि कौन सा गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक फार्मर है, उसके पास एक सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, तो अगर वो उस एक ही छोटे से ज़मीन पर, उपजाऊ ज़मीन पर, एक ही छोटे से टुकड़े पर कितनी सारी चीज़ बोएगा एक टाइम पे, तो उसको ये डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू सीजनल वेरिएशंस। अगर गर्मी का मौसम है तो उसको अब चावल बोने हैं, ये अनाज बोना है, और अगर ठंड का टाइम है, विंटर्स का टाइम है, तो उसको देखना है कि बाजरा उसको सोन करना है और ये मक्का बो करनी है। तो ये देखेगा फार्मर कि उसको उस टाइम पे किस हिसाब से उस एग्रीकल्चरल लैंड को वो यूज़ कर सकता है। उसके पास सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो उसको उस टाइप से डिसीजन लेगा कि उसको विंटर में क्या बोना है, समर्स में क्या बोना है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी, आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ गुड, ये चीज़ सोचने के बाद कि कौन सा गुड्स बनाना है, तो उसके बाद हमें क्या सोचना है, क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड, कि कौन से गुड्स को, कितने गुड्स को कितने क्वांटिटी में हमको वो प्रोड्यूस करना है। मोर अगर लेबर ज़्यादा यूज़ होगी तो हमारी
अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, इसके अंदर लेस कैपिटल हमारी होती है। और अगर हम सेकेंड वाली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में देखें तो हमारी कैपिटल मशीन्स ज़्यादा यूज होती है। कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे मशीन्स मतलब होता है यहाँ पे हमारा, तो और यहाँ पे लेबर हमारी होती है लेस। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों को ज़रूरत होती है, दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करने के लिए। एग्जांपल, अभी जैसे मेट्रो पिलर्स बनते हैं, मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं सभी जगह पे, तो मेट्रो पिलर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है, ये जेसीबी, एस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेबर इंटेंसिव भी और कैपिटल इंटेंसिव भी। लेबर इंटेंसिव कहाँ यूज़ होती है, कोई किसी को ब्रिक्स ला के दे रहा है, ईंट उठा के दे रहा है, रॉ मटेरियल ये क्या सीमेंट उठा के दे रहा है, किसी को कुछ उठा के दे रहा है। और कैपिटल इंटेंसिव जो भारी मशीन्स होती हैं वो क्या यूज़ होती हैं, जैसे लिफ्ट बनानी है तो ऊपर तक जाना है क्रेन के लिए, तो ऐसे ये दोनों चीज़ यहाँ पे यूज है। नेक्स्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करना है वो प्रोडक्ट। तो एग्जांपल बताते हैं पहले, बाद में आपको। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या है, हमने गुड बना लिया, फाइनल गुड्स तैयार हो गए, तो अब हमें डिसाइड करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, कहाँ पे किसको हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि इकोनॉमी में सबको, पूरी सोसाइटी में सबको वो प्रोडक्ट जो बना है वो सबको मिले, टू इंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन बाय एवरीवन इन द इकोनॉमी, सबको वो कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से। एक होता है हमारे पास पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम सोसाइटी के होता है, कंसर्न विद द कंज्यूमर्स, कंसर्न विद ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग लिव इन द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, जो हमारी डील करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी को बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पहले उसको ज़मीन चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया, पहला नेम क्या हो गया, लैंड, हमें पहले ज़मीन चाहिए, उसके बाद उस ज़मीन पे काम करने के लिए लेबर चाहिए हमें, उसके बाद कैपिटल चाहिए, मशीन चाहिए, क्रेन, जेसीबी, और एंटरप्रेन्योर, उस बिल्डिंग का मालिक कौन होगा या फिर उस बिजनेस को चलाने वाला मालिक कौन होगा, दैट ही इज द एंटरप्रेन्योर। तो अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर पीपीटी सेशन। तो हमने इसमें पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर ये आपको मैंने बताई थी, मार्केट इकोनॉमी बताई थी मैंने, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बताई थी, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने बताई थी। तो मार्केट इकोनॉमी मैंने बताया था कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। कंपटीशन एग्जिस्ट करता है हमारी मार्केट इकोनॉमी में, और प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। सेकेंड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होता है, फुली रोल होता है, तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन सेटअप होती है। क्या होती है, प्लानिंग कमीशन सेटअप। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ द पार्शियल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्शियल कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर हमारी दोनों फॉलो होती हैं, प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अगर किसी ने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वो देख सकता है, तो वहाँ पे आपको इन तीनों की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन तीनों की। नेक्स्ट इज पीपीसी कर्व। अब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स यहाँ पे एंड अप होती हैं। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और उनके सॉल्यूशंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नाउ अब हमारा टॉपिक चलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन को कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। सपोज हमें 2 गुड्स बनाने हैं, बिस्लरी की बोतल बनानी है, एक जगह बनानी है हमें दूसरी बोतल नॉर्मल। तो अब हमें ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास कम है, टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 2 ही है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो उन दोनों चीज़ को यूज़ करके, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके और दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करके
फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, क्या चीज बन सकती है, किस हिसाब से बन सकती है, यहाँ पे हमें वो चीज सीखनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व को हम पहली बात तो दो नाम से और बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज पीपीबी और पीपीएफ। यहाँ पे हम तीन नाम होते हैं, तीन नामों से बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है? इट इज द कर्व, एक कर्व होता है जो शो करता है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। केवल यहाँ पे दो ही गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं इस पीपीसी कर्व में, विद गिवन रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, गिवन रिसोर्सेज, और टेक्निक हमारी दो ही हैं, कौन कौन सी? एक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ के चलते हैं, ये एक कर्व होता है जो हमें ये सिखाता है कि हमें दो गुड्स कैसे बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बोथ द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीपीसी कर्व को बनाने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज एज्यूम करनी होती है, क्या क्या चीज एज्यूम करनी होती है। तो पहली बात हमने देखी मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स, केवल दो ही गुड्स हम बना सकते हैं पीपीसी कर्व में। सेकंड हमने देखा क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है, फिक्स्ड है। थर्ड हमने देखा रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू अदर। हम कई बार देख सकते हैं कि हमें एक चीज के टाइम पे, सपोज हमें अभी सीजन के टाइम पे हम लोग सर्दी के कपड़े, सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। तो वो रॉ मटेरियल जो हम लोग उन कपड़ों को बनाने में लगाते हैं, सर्दी के टाइम पे जो कपड़े बनाने में लगाते हैं, अगर अभी गर्मी चल रही है तो वो रिसोर्सेज जो उस टाइम पे लगाते हैं वो अभी शिफ्ट होकर हम गर्मी के टाइम पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन गुड टू अदर। तो हमारी फोर्थ अजम्पशन क्या कहती है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमारी कांस्टेंट है, केवल दो ही टेक्निक्स है हमारी, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। फिफ्थ हमारी अजम्पशन क्या कहती है? गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज, वो हमारी फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में चेक करो, एक कॉम्बिनेशन में चेक करो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ क्या है। तो एक कॉम्बिनेशन में देखो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 0 है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ 10 है। तो इसी तरह हमारा देखो बताया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक गुड़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड़ को थोड़ा सा कम होना पड़ता है, लेसर यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज पीपीसी इज कॉनकेव इन शेप। पीपीसी की शेप कैसी होती है? कॉनकेव होती है। एक गुड़ की प्रोड्यूस करने में दूसरे गुड़ की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एमओसी हमारा, जिससे कि इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से हमारा कॉनकेव शेप होता है पीपीसी। नेक्स्ट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। दो कॉम्बिनेशंस हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल मतलब क्या होता है? जिनको हम अटेन कर सकते हैं, जो हमारे बजट के अंदर होते हैं, जो हम परचेज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो हम खरीद सकते हैं या फिर जो हम बना सकते हैं। तो अनदर वन इज अनअटेनेबल। तो हम फर्स्ट मीनिंग समझते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन का। अटेनेबल कॉम्बिनेशन विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइज करके और टेक्नोलॉजी को दोनों तरीके से यूज करके, लेबर प्लस कैपिटल इंटेंसिव, अगर हमारे पॉइंट्स ओवर द कर्व बनते हैं तो डेट इज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर हमारे पॉइंट इनसाइड द कर्व बनते हैं तो दिस इज ऑल्सो एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमारे पॉइंट्स ओवर द कर्व बनते हैं तो इसका मतलब होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर पॉइंट्स हमारे इनसाइड द कर्व बनते हैं तो इट मीन्स इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बट अगर अनअटेनेबल का देखा जाए तो अगर हमारा पॉइंट आउटसाइड द कर्व बनते हैं, अगर हमारे पॉइंट्स में ये है कि अगर आउटसाइड द कर्व बनते हैं, इसका मतलब है रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हमें यूज नहीं करनी आती है, तो डेट इज द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन फॉर बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। अभी हमारा पीपीसी हमने पढ़ा, पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप होता है, जस्ट लाइक दिस ए बी, जस्ट लाइक ए बी कर्व, ये वाला। ठीक है, तो
अगर हमारा ए बी कर्व शिफ्ट होता है तो शिफ्ट कब होता है और क्यों होता है? तो शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स। अगर हमारे दोनों गुड्स के रिसोर्सेज में चेंज आता है, सपोज हमने कहीं से रिसोर्सेज हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर लिए, टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड या डिग्रेड हो गई सपोज, तो हमारे पीपीसी कर्व में शिफ्ट आता है आइदर टू द लेफ्टवर्ड्स और टू द राइटवर्ड्स। अब हमको ये देखना है कि राइटवर्ड शिफ्ट कब आता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट की। राइटवर्ड शिफ्ट कब आता है? अभी हमारा कर्व है ए बी कर्व, ठीक है। नाउ अगर हमारे दोनों गुड्स में व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स, अगर हमारे दोनों गुड्स में रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट आता है, अगर हमारे दोनों गुड्स के रिसोर्सेज बढ़ते हैं और अगर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है, अपडेट हो रही है, तो हमारा ए बी कर्व से ए डैश टू बी कर्व हो जाएगा। इट मीन्स इट मूव्स टू द राइटवर्ड, ठीक है। अगर हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? अगर हमारे दोनों गुड्स के रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी भी डिग्रेड हो जाती है, बेकार हो जाती है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है टाइम टू टाइम के साथ, तो हमारा ए बी कर्व कहाँ हो जाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दिस इज ए डैश टू बी डैश। आया समझ में? दोनों पॉइंट्स हमारे सरक जाएंगे, इधर ए से ए डैश हो जाएगा, बी से बी डैश हो जाएगा दोनों गुड्स में। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन इन पीपीसी। अभी हमने पढ़ा शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी में दोनों गुड्स के पॉइंट्स हमारे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। बट रोटेशन पीपीसी में क्या होता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, डेट इज द रोटेशन। यानी कि इसमें सिर्फ पीपीसी कर्व में एक ही गुड, हमारा एक गुड कांस्टेंट रहेगा और एक गुड की रोटेशन होगी टू द राइटवर्ड टू द लेफ्टवर्ड। और अगर रिवॉल्यूशन का मतलब पता है? रिवॉल्यूशन जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती, डेट इज द रिवॉल्यूशन। बट हमें रिवॉल्यूशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ द पीपीसी। तो व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फॉर वन गुड, जब एक ही गुड के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंज आता है तो डेट इज द रोटेशन इन पीपीसी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में। जब हमारा एक्स एक्सिस यानी कि गुड एक्स में चेंज आता है, गुड एक्स की अगर हमारी रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हैं अगर, और टेक्नोलॉजी भी हमारी अगर इम्प्रूव हो रही है, तो डेट मीन्स हमारा पीपीसी अभी ए बी है। तो अगर हमारा पीपीसी अभी ए बी है, अगर हमारे गुड एक्स में देखा जाए, गुड एक्स की अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, रिसोर्सेज अगर बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा कर्व क्या हो जाएगा? ए बी से लेकर ए डी हो जाएगा। और अगर गुड एक्स की हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है और अगर रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, तो ए बी से हमारा कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। अगर अब हमारे वाई एक्सिस के टर्म में यानी कि गुड वाई के अगर टर्म में देखा जाए, अगर इसके रिसोर्सेज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, अपडेट और आउटडेट टेक्नोलॉजी होती है, तो कहाँ पे रोटेशन शिफ्ट होती है? ये देखेंगे। अभी हमारा कर्व है ए बी कर्व, अभी हमारा कर्व है ए बी। तो अगर गुड वाई का देखा जाए, गुड वाई का अगर अभी हमारा इंक्रीज होता है अगर रिसोर्सेज और इम्प्रूव होती है टेक्नोलॉजी, तो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, तो हमारी कर्व क्या हो जाएगी? सी बी, ठीक है। और अगर हमारे गुड वाई के ही अगर टेक्नोलॉजी हमारी डिग्रेड हो जाती है और डिक्रीज हो जाते हैं हमारे रिसोर्सेज, तो हमारी कहाँ पे शिफ्ट, रोटेशन कहाँ पे हो जाएगी? डी बी। यानी कि हमारा जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? डी। इसका मतलब ग्राफ हमारा रोटेट हो जाएगा डी बी। तो अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कॉन्केव शेप कब होता है? जब हमारा एमओसी स्टूडेंट्स जब इंक्रीज होता है, मैंने बताया था जब आपको यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जब हमारा एमओसी इंक्रीज होता है तो हमारी कॉन्केव शेप आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, अगर हमारा एमओसी इंक्रीज होता है तो हमारी शेप आती है कॉन्केव। अगर हमारा एमओसी डिक्रीज होता है तो हमारी शेप आती है टू द ओरिजिन, ऐसी शेप आती है, उसमें थी अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर हमारा एमओसी कांस्टेंट है स्टूडेंट,
यानी कि कोई भी चेंज नहीं है। अगर सपोज हम एक टर्म लेकर चलते हैं 4 4 4, अगर कोई भी टर्म में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट एमओसी है, तो पीपीसी की शेप आती है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबको समझ में आया। तो अब यहाँ पढ़ते हैं पीपीसी कॉन्वेक्स कैसे होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द, हमने बताया डिक्रीजिंग एमओसी। क्यों होता है डिक्रीजिंग एमओसी? तो टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई आर सेक्रीफाइस। मैंने बताया उसमें क्या था, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम गुड वाई की सेक्रीफाइस कर रहे थे, बट यहाँ पर हम गुड वाई की लेस यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट, 4 आ रहा है पहले में, फिर 3 आया, फिर 2, देन 1। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारी जो यूनिट्स का डिफरेंस है कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे एमओसी हमारा डिक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई वी कैन से पीपीसी की शेप हमारी कैसी आ रही है, कॉनकेव शेप आ रही है। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी स्ट्रेट कब होता है। पीपीसी स्ट्रेट जब होता है जब हमारा एमओसी कांस्टेंट होता है टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। जब हम ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स बनाना है तो हमें सेम यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर सेक्रीफाइस, हमने डिसाइड कर लिया, फिक्स कर लिया कि एक ही यूनिट से हम सबको कम करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने फिक्स क्या किया है, यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 4 यूनिट्स कम हो रही है, यहाँ 4, यहाँ पे 4। तो चारों टर्म में चार, यहाँ पे सिर्फ 4 4 डिफरेंस आ रहा है सब में। तो इसका मतलब हमने एक कांस्टेंट टर्म रख लिया। तो पीपीसी जब हमारा स्ट्रेट होता है तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, एमओसी हमारा, कॉलेज अगर ए में काम कर रहा है देखो स्टूडेंट, तो उसको मिल रही है 75,000। कितनी मिल रही है, 75,000। अभी अगर उसको बाय एनी चांस उसको वो कॉलेज छोड़ना पड़ जाए या फिर उसकी ट्रांसफर कहीं पे हो जाए, तो उसके पास 2 ऑप्शन और आ रहे हैं, 2 उसको ऑफर आ रहे हैं दूसरे कॉलेज से। कॉलेज बी से ऑफर आ रहा है, अगर कॉलेज बी से ऑफर आ रहा है 65 का, और कॉलेज सी से ऑफर आ रहा है 60,000 का। तो अगर उसको बाय एनी चांस कॉलेज ए उसको छोड़ना पड़ जाता है, तो वो कौन सी कॉलेज में प्रेफर करेगा जाना, कॉलेज बी में, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है 65। वो 60 में जाना क्यों पसंद करेगा, जब 75 की वो अभी अर्निंग कर रहा है, तो वो 60 अर्निंग क्यों चाहेगा जब वो 65 उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मतलब होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, जहाँ पे उसको अच्छे से ज्यादा ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट मैंने बता दिया, द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे इज, the last slide of the chapter is marginal rate of transformation. Marginal rate of transformation, it means marginal opportunity cost. As we discussed earlier also, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लॉस ऑफ आउटपुट, डेल्टा मैंने बताया था आपको, इट इज द डेल्टा, इट इज द डिफरेंस इन लॉस ऑफ आउटपुट। मैंने अभी कैलकुलेट करना सिखाया स्टूडेंट्स अभी लास्ट स्लाइड में आपको। तो इट इज द डिफरेंस इन लॉस ऑफ आउटपुट एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन गेन ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है इन शॉर्ट, अगर एक यूनिट को बढ़ाना है एक गुड की, तो दूसरी गुड्स के यूनिट्स को हमें मोर एंड मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा, डेट इज द एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विद पीपीसी डिस्कशन। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे पीपीसी के, हमने पीपीसी पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें। तो अभी स्टूडेंट्स थैंक यू गाइस, एंड किसी ने भी अगर मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर मुझसे जुड़ना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेरी पूछनी है तो वहाँ पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।